आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फागी जयपुर से। ओह। और ये है एक ऐसी मोटर के बारे में जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा, हिस्टेरिसिस मोटर। अब देखिए, मोटर का नाम सुनते ही दिमाग में पंखे या पानी की मोटर की एक आवाज आती है ना? हाँ, एक गूंज सी। बिल्कुल, लेकिन ये मोटर अलग है। इसे साइलेंट मोटर भी कहते हैं। तो आज हम इसी दस्तावेज की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस मोटर में ऐसा क्या खास है, ये कैसे काम करती है और कौन सी, कह सकते हैं, इंजीनियरिंग की जादूगरी इसे इतना शांत और अनोखा बनाती है। ये विषय वाकई में कमाल का है। देखिए, हिस्टेरिसिस मोटर रोजमर्रा की जिंदगी में उतनी आम नहीं है, लेकिन जहां इसकी जरूरत पड़ती है वहां इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। और इसका पूरा राज, जैसा कि आपने कहा, इसके नाम में ही है, हिस्टेरिसिस। ये फिजिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अक्सर एक समस्या या ऊर्जा की हानि के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यहाँ उसी समस्या को हीरो बना दिया गया है। अच्छा, तो आज हम इसी की परतें उधेड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज में सबसे पहले इसे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहा गया है। अब सिंक्रोनस शब्द से मेरे दिमाग में तो घड़ी की सुइयों जैसा कुछ आता है जो एक तय रफ्तार से चलती हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही। सिंक्रोनस का मतलब ही है एक साथ, या कहिए एक ताल में। ये वो मोटर होती है जिसका रोटर, यानी जो घूमने वाला हिस्सा है, वो बिजली की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के साथ एकदम लॉक होकर घूमता है। लॉक होकर? हाँ, मतलब अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो मोटर की स्पीड भी उसी के हिसाब से एकदम फिक्स होगी, ना 1 आरपीएम ज्यादा ना 1 आरपीएम कम। अच्छा, इसीलिए इन्हें सटीक टाइमिंग वाले उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये तो समझ आया। लेकिन फिर दस्तावेज में एक और लाइन है जो मुझे थोड़ा उलझा रही है। इसमें लिखा है कि जो आम सिंक्रोनस मोटरें होती हैं उन्हें डीसी एक्साइटेशन की जरूरत होती है, लेकिन हिस्टेरिसिस मोटर बिना डीसी के सिंक्रोनस गति हासिल कर लेती है। ये तो बड़ी बात हुई। मतलब ये नियमों के तोड़ रही है। ये बिना उस बाहरी सहारे के सिंक्रोनस कैसे रह पाती है? यही तो इसका सबसे बड़ा कमाल है। ज्यादातर सिंक्रोनस मोटरें वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, और उन्हें अपनी तय गति पर बनाए रखने के लिए रोटर में एक अलग डीसी सप्लाई से मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है। इसी को डीसी एक्साइटेशन कहते हैं। मतलब एक तरह का बाहरी धक्का। हाँ, कह सकते हैं ये एक तरह से उसे धक्का देकर स्पीड बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन हिस्टेरिसिस मोटर को इस बैसाखी की कोई जरूरत नहीं। वो अपने दम पर स्टार्ट भी होती है और सिंक्रोनस स्पीड पर लॉक भी हो जाती है। वाह! तो फिर इसका राज जरूर इसकी बनावट में छिपा होगा। मैंने दस्तावेज में दिए गए इसके डायग्राम को देखा। स्टेटर यानी बाहरी हिस्सा तो काफी हद तक सामान्य दिखता है। मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। हाँ, स्टेटा में कुछ खास नहीं है। लेकिन इसका रोटर, वो तो बस क्रोम स्टील का एक चिकना सिलेंडर है। दस्तावेज साफ साफ कहता है कोई स्लॉट या वाइंडिंग नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अगर रोटर पर ना कोई तार लिपटा है ना कोई खांचे हैं, तो स्टेटर का घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इसे पकड़ेगा कैसे? ये तो ऐसा हुआ जैसे हवा में रस्सी फेंककर किसी चिकने खंबे को घुमाने की कोशिश करना। आपका सवाल बिल्कुल सटीक है, और यहीं पर वो कहते हैं ना, सारी कहानी छिपी है। इसका राज रोटर के आकार में नहीं बल्कि उसके पदार्थ में है। वो जो क्रोम स्टील इस्तेमाल होता है वो कोई आम स्टील नहीं है, वो एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसे ऐसे समझिए, एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे नरम लोहा। उस पर आप चुंबक लगाएंगे, वो चुंबक बन जाएगा। चुंबक हटाएंगे, वो वापस लोहा बन जाएगा। ठीक है। लेकिन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बड़ा जिद्दी होता है। जिद्दी मतलब ये कि अगर आपने उसे एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से नहीं छोड़ता। उसमें एक चुंबकीय याददाश्त रह जाती है। इसी गुण को रिटेंटिविटी कहते हैं। चुंबकीय याददाश्त। जी, हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर इसी जिद्दी पदार्थ का बना होता है, और इसी जिद्दीपन से टॉर्क पैदा होता है। अच्छा, चुंबकीय याददाश्त से टॉर्क, ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। तो ये हिस्टेरिसिस प्रभाव असल में है क्या? दस्तावेज कहता है टॉर्क का उत्पादन रोटर पदार्थ के हिस्टेरिसिस प्रभाव के कारण होता है। इसे और आसान भाषा में कैसे समझें? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी भारी चीज को रस्सी से खींचकर गोल गोल घुमा रहे हैं। जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो वो भारी चीज तुरंत आपकी नई दिशा में नहीं आती है ना। उसमें एक जड़ता, एक इनर्शिया होता है, वो थोड़ा पीछे रह जाती है। हाँ, बिल्कुल। हिस्टेरिसिस भी एक तरह की चुंबकीय जड़ता है।
जब स्टेटर का घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड रोटर के पास से गुजरता है तो वो रोटर को मैग्नेटाइज कर देता है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलती है, रोटर का वो जिद्दी मटेरियल कहता है, अरे रुको, मैं इतनी जल्दी अपनी मैग्नेटिक दिशा नहीं बदलूंगा। ओह, तो वो थोड़ा पीछे रह जाता है या लैग करता है। एग्जैक्टली, वो थोड़ा लैग करता है। और बस इसी पिछड़ने की वजह से स्टेटर के घूमते हुए चुंबकीय ध्रुवों और रोटर के पिछड़ते हुए चुंबकीय ध्रुवों के बीच एक खिंचाव पैदा होता है। जैसे दो चुंबकों के बीच होता है। बिल्कुल, जैसे दो चुंबकों के अलग-अलग ध्रुवों के बीच होता है। यही खिंचाव या पुल वो टॉर्क है जो रोटर को घुमाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और रोटर घूमता रहता है। अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हुई। मतलब इसका शांत होना कोई एक्सीडेंटल फायदा नहीं है, बल्कि ये इसके काम करने के मूल सिद्धांत का ही नतीजा है। क्योंकि रोटर बिल्कुल चिकना है, उस पर कोई दांतें या स्लॉट्स नहीं हैं, तो कोई मैकेनिकल शोर नहीं होता। और चुंबकीय खिंचाव भी बहुत स्मूथ होता है, कोई झटके वाला क्लैकिंग साउंड नहीं होता जो बाकी मोटरों में होता है। सही पकड़ा आपने। ये तो फिजिक्स का बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग में अक्सर हम शोर और कंपन को कम करने के लिए मैकेनिकल समाधान ढूंढते हैं, बैलेंसिंग, डैम्पिंग, लुब्रिकेशन। लेकिन यहाँ तो समस्या को उसके मूल से ही खत्म कर दिया गया। डिजाइन के स्तर पर ही रोटर पर कुछ है ही नहीं जो शोर या कंपन पैदा करे। इसी वजह से दस्तावेज में इसके गुणों को साफ तौर पर लिखा गया है। संचालन अत्यंत स्मूथ और शोर लगभग शून्य। और इन्हीं गुणों की वजह से इसका इस्तेमाल भी खास जगहों पर होता होगा, जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग। ओ, पुराने कैसेट प्लेयर में जो एक हल्की सी की आवाज आती थी जिसे मोटर हम कहते हैं, उसे खत्म करने के लिए शायद ऐसे ही किसी मोटर का इस्तेमाल होता होगा। हाँ, जहां आवाज की क्वालिटी ही सब कुछ है। बिल्कुल। उच्च गुणवत्ता वाले साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, टेप रिकॉर्डर, टर्न टेबल्स, यहाँ तक कि कुछ मेडिकल उपकरणों में, जैसे हार्ट लंग मशीन में या फिर टेलीप्रिंटर और सटीक टाइमिंग डिवाइस में, जहां जरा सा भी शोर या कंपन काम बिगाड़ सकता है, वहां ये मोटर बेजोड़ है। दस्तावेज में कम शक्ति के अनुप्रयोगों का जो जिक्र है वो इन उदाहरणों से बिल्कुल मेल खाता है। ठीक है, ये मोटर बहुत खास है, पर अब मैं इसे दूसरी मोटरों के बरक्स रखकर समझना चाहता हूँ। जैसे हमारे घरों में जो पंखे या पंप में मोटर होती है, वो इंडक्शन मोटर है, राइट? जी, ज्यादातर वही होती है। तो उससे ये कितनी अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। इंडक्शन मोटर, जो सबसे आम मोटर है, वो स्लिप के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब उसका रोटर हमेशा स्टेटर के घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा पीछे ही रहता है। अच्छा। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाता। इसीलिए वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं पहुंच सकता। जबकि हिस्टेरेसिस मोटर? हाँ, जैसा हमने बात की, स्पीड पकड़ने के बाद सिंक्रोनस स्पीड पर लॉक हो जाती है। और एक सामान्य सिंक्रोनस मोटर से इसकी तुलना करें तो? सामान्य सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर चलाने के लिए उस बाहरी डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, जो उसे एक मजबूत चुंबक बनाकर फील्ड के साथ लॉक कर देती है। लेकिन हिस्टेरेसिस मोटर अपनी चुंबकीय याददाश्त की वजह से खुद ही एक स्थायी चुंबक की तरह बर्ताव करने लगती है और बिना किसी बाहरी मदद के लॉक हो जाती है। तो एक तरह से ये दोनों दुनिया के बेस्ट गुण ले लेती है। हाँ, ये एक इंडक्शन मोटर की तरह सेल्फ स्टार्ट होती है और एक सिंक्रोनस मोटर की तरह परफेक्ट स्पीड पर चलती है। बिल्कुल। लेकिन हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। इतनी स्मूथनेस और शांति की कोई कीमत तो चुकानी पड़ती होगी। क्या इसका कोई बड़ा नुकसान भी है, शायद एफिशिएंसी में या टॉर्क में? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान इसकी एफिशिएंसी यानी दक्षता है। वो जो हिस्टेरेसिस का प्रभाव है, जो चुंबकीय घर्षण टॉर्क पैदा करता है, वो बहुत सारी गर्मी भी पैदा करता है। ओह! मतलब काफी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। इसलिए ये मोटरें बहुत कुशल नहीं होती और यही वजह है कि इन्हें सिर्फ छोटे और कम पावर वाले कामों के लिए ही बनाया जाता है। आप इनसे कोई फैक्ट्री की मशीन या इलेक्ट्रिक कार चलाने की उम्मीद नहीं कर सकते। और महंगी भी होती होंगी? हाँ, ये महंगी भी होती हैं। ये तो बहुत अहम जानकारी है। दस्तावेज में एक और गुण बताया गया है, स्टार्टिंग टॉर्क स्थिर। इसका क्या मतलब है और ये क्यों फायदेमंद है? इसका मतलब है कि मोटर रुकने की हालत से लेकर अपनी पूरी गति पकड़ने तक हर स्पीड पर एक जैसा बराबर टॉर्क देती है। हर स्पीड पर एक जैसा टॉर्क, ये तो अनोखी बात है। हाँ, ये बहुत अनोखी बात है। ज्यादातर मोटरें शुरुआत में कम या ज्यादा टॉर्क देती हैं और स्पीड के साथ उनका टॉर्क बदलता है,
स्थिर टॉर्क का फायदा ये है कि मोटर का एक्सेलरेशन बहुत स्मूथ होता है, बिना किसी झटके के। हाँ, अच्छा, तो ये भी इसके शांत और स्मूथ होने का एक और कारण है। सही बात है। और हाँ, क्योंकि इसमें ब्रश, कम्यूटेटर या स्लिप रिंग जैसी कोई घिसने वाली चीज नहीं होती, इसलिए दस्तावेज सही कहता है कि इसका रखरखाव नहीं के बराबर है। मतलब फिट एंड फॉरगेट टाइप। बिल्कुल, बस लगाओ और भूल जाओ। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फागी के एक दस्तावेज से शुरुआत की और एक ऐसी खास मोटर की दुनिया में उतरे जो किसी पदार्थ की चुंबकीय याददाश्त यानी हिस्टेरिसिस के एक अजीब से सिद्धांत पर काम करती है। हाँ, इसका नतीजा है एक ऐसी मोटर जो लगभग बिना आवाज के मक्खन की तरह स्मूथ चलती है और जिसका इस्तेमाल साउंड इक्विपमेंट से लेकर संवेदनशील मेडिकल उपकरणों तक में होता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। इस मोटर का डिजाइन इंजीनियरिंग की उस सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां आप प्रकृति के किसी गुण से लड़ने की बजाय उसे अपना हथियार बना लेते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, हिस्टेरिसिस को आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर जैसी जगहों पर ऊर्जा की हानि के रूप में देखा जाता है, एक ऐसी चीज जिसे कम से कम करने की कोशिश की जाती है। हाँ, एक खामी की तरह। जी, लेकिन यहाँ उसी कमी को, उसी हानि को इस उपकरण के काम करने का मुख्य सिद्धांत बना दिया गया। ये तो सच में सोचने वाली बात है। एक चीज जो एक जगह पे विलन है वो दूसरी जगह हीरो बन सकती है। सही कहा। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में ऐसी और कौन सी कमियां या ऊर्जा हानियां हो सकती हैं जिन्हें हम अभी तक सिर्फ एक समस्या के तौर पर देख रहे हैं। क्या पता सही नजरिए और सही एप्लीकेशन के साथ वो किसी दूसरे संदर्भ में एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी आविष्कार का आधार बन जाए।